गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से HCMA के एक्सरसाइज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग कैपेसिटर में कल क्वेश्चन नंबर 25 का A, B और C तीनों सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग के सामने बच्चों है क्वेश्चन नंबर 25 का D वाला पार्ट। अब देखो, जैसा कि मैंने बोर्ड पे इसको सॉल्व कर दिया है, अब इस सॉल्यूशन को देख के तुम थोड़ा डर रहे होगे कि यार इतना बड़ा सॉल्यूशन है। दोस्त, ये तुमको समझने के लिए मैंने इसको इतना एलिब्रेट किया है। जब इसके ऊपर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये जो अभी लूप रूल का हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में किरचॉफ यानी इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लूप रूल को बोलते हैं। तो वहाँ पे आप देखना, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो अभी थोड़ा टफ लगता होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी वो उससे पहले ये यूज हो रहा है कहीं कहीं पे, इसलिए आपको दिक्कत आएगी। एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि इसको और आराम से समझने का तरीका। तो दोस्त, अभी आप बस वेट करो। हम लोग तो वेंसडे से इलेक्ट्रिसिटी शुरू ही कर रहे हैं। जब किरचॉफ लॉ, उसमें तो ढेर सारा ऐसा प्रॉब्लम आएगा। इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा आता है, वहाँ ऐसा बहुत आएगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। और ऐसे भी आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझने का कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। अब ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। हमें पूछा गया है कि VA माइनस VV की वैल्यू, VA माइनस VV की वैल्यू हमें पूछा गया है। ठीक है ना? तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? चलो एक काम करते हैं। देखो, बैटरी 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट है और पॉइंट्स हमने यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, तो ये सारे पॉइंट A हो गए। जहाँ तक वायर सेम लगा हुआ है तो ये सारे पॉइंट A हो गए। और जैसे ही बीच में बैटरी आ जाती है तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया N। अब ये सब पॉइंट N कहलाएगा। फिर कैपेसिटर आया, पोटेंशियल चेंज हुआ, तो इस पॉइंट का नाम रख दिया B। ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? B। ओके, ठीक इसी तरीके से ऊपर में ये सारा पॉइंट P कहलाएगा, ये सारा पॉइंट M कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब एक काम करते हैं। बैटरी तुम्हें देखने में थोड़ा अजीब तरीके से लग रहा होगा, लेकिन सबका इलाज है, देखते जाओ। ये तीनों में सबसे बड़ी बैटरी है 24 वोल्ट। तो इसके मुताबिक पहले काम करते हैं। तो इसने इधर प्लस Q1 भेजा, मान लेते हैं। तो इसने इस पे क्या भेजा? प्लस Q1। ये भी 12 वोल्ट है, ये भी बड़ी बैटरी है, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से निकला प्लस Q2। क्लियर? तो अब देखो, यहाँ प्लस Q1, यहाँ प्लस Q2, सामने वाले प्लेट पे माइनस Q1 माइनस Q2। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो। अब तुम एक बात देखो, ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, ये एकदम आइसोलेटेड प्लेट है। इसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पे नेट चार्ज होना चाहिए 0। यही कॉन्सेप्ट तो अपने को सिखाया गया है। तो इन सभी पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। तो देखो, माइनस Q1 माइनस Q2, तो इन दोनों को अब इसमें कितना ऐड करें कि सब मिलके 0 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड प्लेट पे जो आपका चार्ज होगा वो प्लस Q1 और प्लस Q2 होगा। क्लियर है ना? अब सबको ऐड करके देखो तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इस पे अगर प्लस Q1 Q2 है तो इसके अपोजिट प्लेट पे ठीक माइनस Q1 प्लस Q2 होगा। तुम में से कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा कि सर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ तब भी नेगेटिव। भाई एक बात समझो ना, जहाँ ये बड़े बड़े बैटरी मौजूद हैं तो ये इधर अगर पॉजिटिव चार्ज भेजेंगे तो इधर से नेगेटिव भेजेगा, तो मजबूरन यहाँ नेगेटिव पहुँचेगा, क्योंकि ये छोटा बैटरी है। छोटे बैटरी पे अत्याचार होगा, मतलब उसकी मर्जी नहीं चलेगी। आपको मैंने पहले से ही बता रखा है। अगर उस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो आप आइसोलेटेड वाले मामले से समझ लो। दोनों ही तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। चलो अब क्या करना है हमको, हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स के नोमेनक्लेचर कर लेना, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। तो अब देखो, यहाँ पे लूप में घूमेंगे। लूप में घूमना मैंने एक प्रॉब्लम में डिस्कस आपको किया था, वही काम लोग यहाँ पे करेंगे। लूप में कैसे घूमते हैं? तो एक पॉइंट से चलते हैं और रास्ते में मिलने वाले सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को सम करके 0 कर देना है। जैसे देखो, ध्यान से मेरे साथ देखो, समझो, और फिर इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो हम N से चले,
तो n से चले तो कहाँ पहुँचे, b पे, n से चले तो b पे, फिर b से चले p पे, p से चले a पे और वापस पहुँच गए n पे। तो लूप का नेम हो गया n b p a n। ठीक है, ऐसे घूम जाना है। ठीक है, आप ऐसे भी घूम सकते हो, मर्जी है आपको, किसी भी तरीके से घूम जाओ। अब देखो n से b गए तो सीधी बात है Vn माइनस Vb, इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल घटाओ, Vn माइनस Vb। फिर यहाँ पहुँचे, फिर B से P में गए तो Vb माइनस Vp, Vb माइनस Vp, कैपेसिटर आया तो पोटेंशियल डिफरेंस आया। फिर आगे बढ़े, फिर Vp माइनस Va, देखो Vp माइनस Va, फिर वापस आए, फिर बैटरी मिली Va माइनस Vn, तो Va माइनस Vn। और ऐसे भी देखो सब कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फटाफट अगर लिखना चाहते हो तो लिखने का एक तरीका भी है, देखो n है तो Vn, अब b है तो एक बार माइनस Vb एक बार प्लस Vb, p है तो एक बार माइनस Vp प्लस Vp, a है तो माइनस Va प्लस Va, और n को एक बार शुरू में लिखा एक बार लास्ट में लिखा। अब देख लेते हैं ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं कितने कितने। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले Vn माइनस Vb, तो Vn माइनस Vb वो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी 1 है तो Q1 अपॉन 1। फिर यहाँ पे आ जाओ Vb माइनस Vp, तो जब Vb माइनस Vp करेंगे तो नेगेटिव प्लेट में से पॉजिटिव प्लेट को माइनस कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ हमने क्या लगा दिया है, माइनस, एंड दिस इज माइनस Q2/2। ओके, ये क्या हो गया बच्चों, माइनस Q2/2। फिर यहाँ से आगे बढ़ो, अब ये फिर बैटरी आ रही है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल देखो Vp माइनस Va, Vp माइनस Va, तो प्लस 12 लिख दिया। फिर यहाँ देखो, फिर क्या है, Va माइनस Vn, तो नेगेटिव टर्मिनल में से पॉजिटिव टर्मिनल, लो में से हाई घटाओगे तो माइनस 24। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो Q1 लिख दिया हमने, Q2/2 लिख दिया यहाँ पे, और प्लस 12 और माइनस 24, तो प्लस 12 और माइनस 24 का अब आपका इसका क्या हो गया, माइनस 12 और उधर जाके हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2Q1 माइनस Q2 और ये हो गया 24। सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 2Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 24। ये एक इक्वेशन आ गया बच्चों, ध्यान से समझते रहना, यूरोडोब का ही कॉपीड की ये प्रॉब्लम है, तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा और हम लोग को इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, इसलिए टफ क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने आपको करवाया। अब देखो एक लूप, अब कौन सा लूप चलेंगे, क्योंकि हमारे पास दो अननोन है Q1 और Q2, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए और हर एक इक्वेशन से एक लूप मिलेगा। जैसे एक लूप चले तो एक इक्वेशन मिला, अब एक लूप और चलेंगे तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो अब फिर से हम लोग वहीं से चलते हैं, लेकिन इस बार ऐसे घूमने के बजाय ऊपर से घूम के आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर से घूम के आते हैं। तो इसलिए देखो नाम है NBMAN, देखो NBMAN। ठीक है, फिर रास्ते में अब कौन कौन आएगा, तो रास्ते में तो पहले यही कैपेसिटर आएगा, तो Vn माइनस Vb, देखो Vn माइनस Vb, तो Vn माइनस Vb के एक जगह हमने लिख दिया Q1/1। फिर उसके बाद चला हम यहाँ पे पहुंचे हम लोग, अब ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो इसका ये प्लेट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो Vb में से Vm घटाओगे तो Q1 प्लस Q2 को डिवाइड किससे करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो देखो 4 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो Vm माइनस Va, पॉजिटिव में से नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 6, क्योंकि हाई में से लो घटा दो। अब फिर लास्ट में Va माइनस Vn, तो Va माइनस Vn करेंगे तो माइनस 24, तो ये आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो प्लस 6 माइनस 24 तो माइनस 18, उधर जाके हो गया प्लस 18, और इधर हो गया Q1 प्लस Q2/4। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4Q1, इसका 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4Q1 प्लस Q1 तो 5Q1 प्लस Q2, समझ में आ रही है ना बात, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 78। अब देखो इक्वेशन 1 में है माइनस Q2, इक्वेशन 2 में है प्लस Q2,
इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दोगे तो -Q2 + Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2 करने से क्या होगा, ये 2Q1 ये 5Q1 ऐड होके क्या हो गया 7Q1, और RHS में क्या हो गया 24 + 72 96। तो Q1 की वैल्यू आ गई दोस्तों Q1 की वैल्यू आ गई 96/7 माइक्रो कूलम। Q1 की वैल्यू आ गई और तुम्हें निकालना क्या है, VA - VB। देखो यही हमारा टारगेट है। तो अब एक काम करते हैं, दिमाग लगाते हैं। अब फिर देखो क्या दिमाग लगाना होगा, नया चीज सीखेंगे। VA - VB निकालना है। तो VA - VB को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं VA - VN + VN - VB को ये कैसे लिख लेंगे। अरे भाई ये और ये अगर कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास, VA - VB ही तो बचा जो चाहिए। तो कहोगे ऐसे लिखने से फायदा, तो फायदा है। देखो VA - VN, यार यहां देखना, ये पॉइंट A है और ये N है, तो VA - VN करने का मतलब इस बैटरी का पोटेंशियल हुआ है ना, और उसको, और VA - VN मतलब लो में से हाई घटाए, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं -24, ठीक। और उसके बाद VN - VB, VN - VB जो हो गया ये कैपेसिटर का हो गया, तो उसके जगह क्या लिख सकते हैं Q1/1। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 96/7 और डिवाइडेड बाई 1। तो ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, अल्टीमेटली मिल तो मेरे को यही रहा ये कैंसिल होने के बाद, लेकिन ये इससे क्या होगा कि मेरे को इसका वैल्यू पता है -24 और इसका वैल्यू पता है 96/7। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट -10.2 वोल्ट। समझे बच्चे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा टफ है, लेकिन मैं बार बार बोलूँगा, पहले आप एक बार देखो कि बोर्ड पे मैंने बनाया, फिर खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है ना, इस तरीके से प्रैक्टिस से। और तुमको देखना इतना मज़ा आएगा जब तुम यहाँ से थोड़ा थोड़ा सीख लिए किरचॉफ, तो जब इलेक्ट्रिसिटी में रियलिटी में जब हम लोग को पढ़ना होगा तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आप देखते जाओ। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में देखो, 26 का जो A नंबर है वो ऑलरेडी मैंने DPP में आपको सॉल्व कर दिया है। आपको याद होगा C1 C2 और C2 C1 करके अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला था, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि 26 में जो क्वेश्चन नंबर A है वो मैंने पहले आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर C जो है इसका 26 का C है, वो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है 2 4 4 8। तो बीच वाला 5 क्या हो गया यूजलेस, तो वो 5 हटा दोगे तो 2 4 सीरीज में है, 4 8 सीरीज में है, और सबसे नीचे भी एक 4 है। तो ऊपर वाले का पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, बीच वाले का निकाल लो, नीचे के साथ तीनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर D 26 का मैंने वो भी आपको बता रखा है। जो इसमें सबसे टफ है वो है B, और फिर से एक बार किरचॉफ लॉ तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें C इक्विवेलेंट निकालना है, तो एक बैटरी लगा दो, तो इधर वाले का पोटेंशियल V, इधर वाले का पोटेंशियल 0, ठीक है। इधर वाले का V हो गया, इधर वाले का 0। अब देखो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स सभी का नाम सेम रख दो, कुछ भी रख सकते हो। मान लो A रख दिया हमने, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स का नाम B रख दिया, ठीक है। ये सब सब B में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो बीच में इसका नाम रख दिया हमने M, इसका नाम रख दिया N, और इसका नाम रख दिया P। ये सारे पॉइंट्स N हो गए, सॉरी P ना, ये P हो गया, ये बीच वाले N हो गए और ऊपर वाला M हो गया, ठीक है। अब देखो चार्ज हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। मान लो यहाँ से बैटरी ने भेजा +Q और इधर बैटरी ने भेजा -Q। अब ये +Q 3 हिस्से में बट गया, Q1 Q2 और Q3। ठीक इसी तरीके से ये -Q भी बटेगा। लेकिन अब ये बंटवारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे। तो सिमेट्री देखो, बीच वाला जो लूप है, बीच वाला जो आपका रास्ता है 2 2, तो ये एकदम सिमेट्री से देखो, अगर यहाँ इधर से इसको +Q2 आया है
तो इधर से इसको स्वाभाविक है, इसको कितना भेजोगे -Q2। और ऊपर में जरा देखना, इधर से आपने क्या भेजा Q1, लेकिन इधर से मैंने Q3 भेजा। ऐसा क्यों किया मैंने, वो पहले भी आपको बताया था। जैसे देखो यहाँ 1 3 और यहाँ पे क्या नीचे में है 3 1, तो इधर से जब हम देख रहे हैं कि 3 वाले को पहले अगर हमने Q3 दिया तो इधर से भी 3 ऊपर में आ रहा, तो ऊपर वाले को -Q3 देंगे, और नीचे में पहले 1 आ रहा है, जैसे यहां से पहले 1 आया तो यहां हमने दे दिया Q1। क्लियर? तो ये बंटवारा आपको समझ में आ गया होगा। मेन है इसमें ये बीच वाले प्लेट्स को कैसे चार्ज मिलेंगे वो देखते जाओ। पहले देखो एक काम करते हैं, इसको अगर +Q2 है तो इसको -Q2, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही सीखना है। इसको +Q2 तो इसको -Q2, यहां -Q2 तो इसको +Q2। तो ठीक है भाई, ऊपर देखते हैं +Q1 -Q1 -Q3 +Q3। अब इन तीनों प्लेट को देखो, ऊपर वाले ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट हैं, तो इनका नेट चार्ज क्या होना चाहिए 0। तो अगर यहां -Q1 है और ये +Q3 है तो निश्चित तौर पे इस प्लेट पे चार्ज होना चाहिए +Q1 -Q3, ताकि ये -Q3 +Q3 कैंसिल हो जाए और ये -Q1 और +Q1 कैंसिल होकर नेट आइसोलेटेड पे क्या हो जाए 0 चार्ज। तो सामने वाले प्लेट पे ठीक इसका उल्टा, तो यहां अगर +Q1 -Q3 है तो इस पे हो जाएगा -Q1 -Q3, ब्रैकेट में Q1 -Q3 आगे लगा दिया माइनस। अब देखो ये चारों प्लेट्स को देखो 1 2 3 4, ये चारों भी आइसोलेटेड, तो इन पे भी नेट चार्ज क्या होना चाहिए बच्चों 0। तो देखो ये -Q2 +Q2 को तो बैलेंस कर लेगा। रही बात जितना यहां इस प्लेट को आपने माइनस दिया है उतना ही इसको प्लस दे दो, -Q1 -Q3, तो इसको हमने क्या दे दिया +Q1 -Q3। ओके, और ठीक इसके अपोजिट पे उल्टा दे दिया -Q1 -Q3, और यहां भी तुम देख सकते हो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। -Q1 +Q1 कैंसिल, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस कर देगा, +Q3 -Q3 कैंसिल। अच्छा, ये बीच वाले का कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो 4 माइक्रोफराड्स दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो चलो ये हमने आपका चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसके लिए मेरे को Q निकालना होगा। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, तो Q1 + Q2 + Q3, Q इक्वल्स टू ये इक्वेशन आएगा Q1 + Q2 + Q3। तो अपने को Q1 Q2 और Q3 तीनों का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तब जाके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इन दैट केस हम लोग Q की जगह क्या लिख पाएंगे, तो अगर इन सभी के जगह एक ही कैपेसिटर होता तो Q बराबर लिखते C इक्विवेलेंट इंटू बैटरी का वोल्टेज। तो Q के जगह हम लोग लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V। अगर Q पता चल जाए तो उसको हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो C इक्विवेलेंट अपने को पता चल जाएगा, और Q के लिए अपने को Q1 Q2 और Q3 चाहिए, और ये 3 अननोन है, तो कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो फिर वही लूप वाला काम करना पड़ेगा, तो कई सारे लूप में घूमेंगे हम लोग। तो सबसे पहला और आसान लूप मेरे को लगता है बीचों बीच घूम लो ऐसे, ठीक है। तो कहां से चलोगे, A से चले N के पास, B के पास, और घूम के फिर से A के पास। तो देखो क्या मिला, A से N, तो ये कैपेसिटर मिला, तो इसको लिखेंगे VA - VN, है ना, VA - VN, फिर VN - VB, फिर VB - VA इक्वल्स टू 0। ये सारे तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब VA - VN, ये सारे क्वेश्चन देखो ये नॉर्मल जेई मेन में भी आने लायक नहीं है, ये आएगा तो एडवांस में ही आएगा, समझ गए ना, लेकिन लर्निंग के लिए ये सब प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VA - VN, तो VA - VN तो सीधा हो गया Q2/2, है ना, प्लस में से नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटी, तो Q2/2, फिर VN - VB, चार्ज अपॉन कैपेसिटी, तो ये भी हो गया Q2/2, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट, और फिर VB - VA, तो देखो B 0 में से V घटाओगे, तो 0 में से V घटाओगे तो -V = 0। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों Q2/2, तो Q2 इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो,
तो Q2 इक्वल्स टू V तो कैलकुलेट होके आ गया, Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो Q2 आ जाने के बाद अब हम लोग एक दूसरा एक पाथ तो हो गया, एक रास्ता हम लोग ऊपर ऊपर घूम लेते हैं, ऐसे सीधा ऐसे घूम लेते हैं। उस लूप का नाम क्या होगा, ए एम बी, और फिर नीचे आ जाओ सीधा ए। तो देखो क्या क्या मिल रहा है। अब इसमें इतना लंबा हम लोग नहीं लिखेंगे, तो ए से हम लोग कहां पहुंचे, एम के पास। तो ये कैपेसिटर मिला, तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है Q1 और कैपेसिटी कितना है 1, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q1/1। ठीक, उसके बाद फिर ये कैपेसिटर मिला, इसके भी पॉजिटिव प्लेट में से नेगेटिव प्लेट घटाओगे तो हो गया Q3/3, है ना, Q3/3। कैपेसिटी इसकी 3 है, चार्ज Q3 है। उसके बाद सीधा आ जाओ यहाँ लास्ट में, तो 0 - V, तो इसमें भी लिखना पड़ेगा -V इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो Q1 प्लस Q3 ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3Q1 और इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3V। तो देखो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दो लूप में घूमे और दो इक्वेशन अपने को मिल गया। तीसरा लूप, अब तीसरा लूप देखो, अब कहोगे कि सर ये नीचे इसमें घूम लिए, इसमें घूम लिए, तो सोचोगे इसमें घूम लेंगे, तो भाई इसमें घूमोगे ना तो फिर से तुमको यही इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि सेम ही है 1 3, यहाँ क्या है 3 1, तो कुछ और टेढ़ा घूमो तब ना नया इक्वेशन आएगा। तो टेढ़ा कैसे घूमेंगे, तो A से चलेंगे M के पास और फिर नीचे आ जाएंगे N के पास, फिर P के पास, फिर B के पास। तो ये सबसे लंबा रूट हो गया, है ना, सबसे लंबा रूट हो गया। लेकिन ये बहुत छोटा कैलकुलेशन आएगा इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे इस रूट में पहले नाम लिख लेते हैं लूप का। तो अब जगह तो है नहीं मेरे पास, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ। तो ये जो लूप है कौन सा है, अपना लूप का नाम लिखते हैं पहले। A से हम लोग कहाँ गए, M के पास, A से M के पास, M से कहाँ गए हम लोग, N के पास, N गए, N से कहाँ नीचे आए, P, फिर P से कहाँ आ गए, B, और B से वापस कहाँ पहुंच गए, A के पास। ये है लूप। अब इस लूप में जब तुम देखो, इस लूप की क्या खासियत है, इस लूप में तुमको रास्ते में एक ये कैपेसिटर मिल रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें इस लूप में चलना है, ठीक है। तो अब थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है हमें, तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट पहले लिख लो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, फिर मैं इसमें से कुछ मिटाऊंगा। तो जैसे कि मैं ये मिटा, आपने कर लिया, लिख लिया, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और जो इसका आउटकम है उसको एक जगह मैं लिख दे रहा हूँ। क्या इसका आउटकम आया था, इसका आउटकम आया था Q2 इक्वल्स टू V, ये एक इक्वेशन। और इसका क्या आउटकम आया, 3Q1 प्लस Q3 इक्वल्स टू 3V, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन आ चुके हैं। और तीसरा लूप जो मेरे को घूमना है उसका नाम मैंने आपको बताया, ठीक है, ये पहले लिख लिए हम लोग। जो तीसरा लूप मेरे को घूमना था वो कहां से कहां था बच्चों, A M N P B और A, ठीक है। अब इसमें देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दो बार रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दिया जाए 2Q1/1। आ रही है बात समझ में, ये भी तो है और यहां भी वही चीज है, पॉजिटिव में से नेगेटिव प्लेट, ऐसे आओगे तो पॉजिटिव में से नेगेटिव प्लेट, और ऊपर से जब आते जाओगे तो पॉजिटिव में से नेगेटिव प्लेट। सो दो बार मैंने लिख दिया। अब देखो ये भी दो बार रिपीट हो रहा है, सेम चार्ज, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, और कैपेसिटी दोनों का 4 है। तो इसको भी ऐसा करो 2 × है ना, चार्ज कितना है Q1 - Q3/4, क्लियर है। तो ये चार कैपेसिटर रास्ते में मिले,
ठीक है, और उसके बाद बैटरी माइनस वी इक्वल्स टू 0। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग v को उधर भेज देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो 2q1, आइए 2 टाइम्स में कट गया, तो q1 माइनस q3 अपॉन 2 इक्वल्स टू v। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 2 4 और एक 5, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5q1 माइनस q3 इक्वल्स टू 2v। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 3 भी आ गया। ये 5q1 कैसे हुआ समझ में आया ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को अगर ऐड कर दें तो प्लस q3 माइनस q3, प्लस q3 माइनस q3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3q1 प्लस 5q1। अगर हम लोग ऐड कर दें किसको किसको, 2 और 3 को, तो बच्चों ये प्लस q3 और माइनस q3 कैंसिल, तो 8q1 इक्वल्स टू 5v। सो q1 इक्वल टू 5v बाई 8। तो q1 की वैल्यू आ गई 5v बाई 8। ओके, चलो q1 भी आ गया। अब q2 तो पहले ही आ चुका था v के बराबर, और q3 भी पता चल जाएगा। तो q3 कितना होगा, तो q3 इक्वल्स टू 3v माइनस 3q1, और q1 कितना है 5v बाई 8, तो 3q1 तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15v बाई 8। दिस इज 24v माइनस 15v, तो 24 में से 15 माइनस करोगे तो 9v अपॉन 8। तो इस तरीके से बच्चों q3 भी तुम्हें पता चल गया। तो अब देखो क्या क्या हो गया, q1 भी पता है अपने को, q3 भी पता चल गया है, और q2 तो है ही। q2 कहाँ गया, यहाँ पे। अब इन सब को लेके चलो यहाँ पे। तो अब इस डायग्राम को हम लोग मिटा दें, अब ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो फाइनली जो हमारे सामने इक्वेशन आएगा वो ये आया कि Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, और Q के जगह लिखोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 5v बाई 8, Q2 की वैल्यू v, Q3 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 9v अपॉन 8 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन सबको ऐड करो, तो LCM 8 ले लोगे तो ये 8v हो जाएगा, तो 5v 8v और प्लस 9v, तो 5 8 13, तो 22v अपॉन 8 इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी वी कैंसिल, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 22 अपॉन 8, दिस इज 11/4 माइक्रोफराड। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। इस तरीके से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख गए और किरचॉफ को भी। तो ये दोनों प्रॉब्लम को कई बार आपको रिपीट करना है, तब जाके आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, और ये सब जेईई एडवांस में पूछने लायक क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जो कि बहुत आसान है। आई थिंक कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसमें कुछ करना भी नहीं है। देखो यहाँ पे एक आपका सर्किट बना हुआ है, आपको पूछा जा रहा है सी इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस। तो भाई इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम बैटरी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओ तो भी ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो लास्ट जो आराम से दिखे, जो मैंने पहले ही बोला, जो आराम से दिखे उसको पहले सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 1, 2 और 2 का इक्विवेलेंट हो गया 1, और ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1 आपका क्या है पैरेलल में, तो 1 1 हो गया 2,
अब फिर ये पूरा मिलकर जो 2 आया वो इस 2 के साथ क्या है, सीरीज में है, तो फिर 2 2 क्या हो गया 1, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1 1 1 2, बस ऐसे ही होता रहेगा बच्चों, और आंसर क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफराड। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सीधी सी बात। एक बार फिर सुनो, 2 2 1, अब वो 1 और वो 1, ये 1 पैरेलल में है तो 2 हो गया, फिर ये पूरा 2 2 1, और ये पूरा 1 और ये 1 पैरेलल में, तो फिर 2, और फिर ये पूरा 2 और 2 1, और फिर वो 1 1 2, फिर 2 2 1। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपको डीपीपी में सॉल्व कर रखा है, आप देखेंगे तो वो मैंने वहां पे आपको इनफाइनाइट सीरीज वाला बता रखा है। 29 देखते हैं। 29 भी एक तरीके से इनफाइनाइट सीरीज ही है, लेकिन ये बहुत आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि C की वैल्यू क्या हो, C की वैल्यू क्या हो ताकि कितना भी आपका कैपेसिटर बीच में डाल दो नेट कैपेसिटी में फर्क ना पड़े। तो जैसे देखो ये तो 27 और 29 एक ही हो गया, तुम देख रहे हो ना, बार बार 2 2 होके 1 हो गया, फिर 1 1 2, फिर 2 2 1 1 1 2, तो चाहे जितना लगा दो आपका लास्ट में आंसर 1 ही आएगा। तो देखो दोनों का डायग्राम तो सेम है, बस यहाँ 2 2 2 2 है, यहाँ इसका ठीक डबल 4 4 4 है, बीच में 1 1 है, तो देखो बीच में 2 2 है। तो तुम खुद सोचो, अगर C का वैल्यू अगर हम 4 ले लें, जैसे यहाँ C का वैल्यू 2 है, तो C का वैल्यू अगर 4 ले लें तो 4 4 क्या हो जाएगा 2, और फिर बीच वाला हो गया 2, तो ये 4 4 2, और फिर 2 2 4, फिर 4 4 2 2 2 4, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 4 माइक्रोफराड। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो कि अगर C की वैल्यू 4 रखोगे तो बीच में चाहे तुम जितना भी यूनिट बना दो, फाइनल आंसर जो आपका आना है वो 4 माइक्रोफराड ही आना है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 30, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितना भी कैपेसिटर देखा, दोनों में कैपेसिटर के प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज था। अभी क्या कर दिया इसने कि एक पे चार्ज दे दिया है -q, दूसरे पे +2q। कहोगे ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, अरे यार वही दिया हुआ है, उसने q की जगह मैं मान ले रहा हूं ना यहाँ पे 1.1 × 10⁻⁸ मान लिया q का वैल्यू। तो तुम देखो बुक में यही तो दिया हुआ है, एक पे चार्ज दिया गया 2 × 10⁻⁸ और दूसरे पे दिया गया है देख लो -1 × 10⁻⁸। तो इसलिए तो मैं q को ये मान ले रहा हूं, q बराबर ये, तो ऑटोमेटिकली हो गया एक पे 2q, एक पे -q। तो सवाल है ये कैपेसिटर फिर कैसे बनेगा, कैसे इसका हम लोग कैपेसिटी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो थोड़ा यहाँ ना गॉस लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप गॉस में याद करो कि अगर दो प्लेट्स को चार्ज दिए जाते थे तो चारों सरफेस के ऊपर का चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो हर एक सरफेस का नाम है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 सरफेस हो गए। एक को चार्ज आपने दिया 2q और दूसरे को चार्ज क्या दिया -q। ओके, एक को चार्ज दिया 2q, दूसरे को क्या दिया -q। तो सवाल ये है कि सरफेस 1 पे, सरफेस 2 पे, सरफेस 3 पे, सरफेस 4 पे चार्ज निकालो। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है कि आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होते हैं इक्वल, ठीक है ना, और इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। कॉपी में जाके चेक करो, कॉपी में आपको लिखवाया गया है फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था कि आपका नंबर 1 सरफेस पे जो चार्ज होगा वो q1 + q2/2। कॉपी में जाके देख लो। तो भाई q1 का रोल प्ले कर रहा है 2q और q2 का रोल प्ले कर रहा है -q। तो देखो 2q + -q / 2, तो ऑटोमेटिकली ये कितना आ गया q/2, ठीक है। नंबर 2 पे कितना चार्ज होगा, तो देखो अगर टोटल चार्ज है 2q, अब एक बार एक प्लेट का भी चार्ज हाथ लग जाए तो बाकी का तो आराम से कर सकते हो। कैसे, सो सुनो, तुमको बस ये याद रखना होगा कि आउटर सरफेस पे इक्वल चार्ज होता है। तो अगर नंबर 1 पे निकल गया q/2 तो नंबर 4 पे भी होगा q/2। ये हो गया काम खत्म। इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो और फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो करना है। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना है +2q। अब +2q में से अगर q/2 बाहर में रहेगा, +2q में से q/2 अगर बाहर में रहेगा तो अंदर में कितना रहेगा +3q/2।
तो यहाँ पे रहेगा +3q/2 और इस पे कितना रहेगा -3q/2। देखो इक्वल एंड अपोजिट। अगर तुमको अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे डाउट है तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे? सो देखो 3q/2 और q/2 ऐड करोगे तो 2q आ जाएगा, -3q/2 और q/2 ऐड करोगे तो -q आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, ये आपने पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब दिमाग लगाओ, अब हमको क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, V = ये इन दोनों प्लेट के बीच में। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है कि ये देखो यूनिफॉर्म फील्ड ही होगा प्लेट के बीच में, पक्की बात है। तो फील्ड को डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस = ED। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सुनो मेरी बात। जैसा कि तुम देख रहे हो कि आउटर सरफेस पे इक्वल चार्ज है, देखो आउटर पे q/2 और इधर भी q/2, तो ये q/2 और इधर भी q/2। तो ये दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी जितना इधर प्लस है उतना इधर प्लस है। देखो ना नंबर 1 और नंबर 4 पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनर सरफेस वाले की वजह से ही होगी, और इनर वाला जैसे कैपेसिटर में सपोर्ट करता है दोनों प्लेट का, वैसे ही सपोर्ट करेगा। देखो इस प्लस की वजह से भी इधर, अब माइनस की वजह से भी इधर। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखने की बात आई तो जो कैपेसिटर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज Q/A∈0, मैंने वही लिख दिया Q/A∈0। लेकिन चार्ज इनर सरफेस पे, तो कैपेसिटर का जो चार्ज होता है नंबर 2 वाले पे होता है और नंबर 3 पे होता है, तो वहां हम लोग Q लेते थे। लेकिन यहाँ पे चार्ज हमारा कितना निकल के आया है, +3q/2 और -3q/2। इसलिए Q की जगह हमने क्या लिख दिया है, 3q/2 डिवाइडेड बाई A∈0। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, D से। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे। तो ये हो गया 3q/2, ठीक है, 3q/2 A∈0। ये जो D मल्टीप्लीकेशन में था, इसको इसके भी डिनोमिनेटर में लाके लिख सकते हैं, है ना। D को ऊपर से नीचे लाएंगे तो यहां पे लिख सकते हैं। तो अब आपके सामने देखो क्या निकल के आया, 3q/2 और A∈0/D। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, A∈0D होता है कैपेसिटी C, तो ऑटोमेटिकली V बराबर क्या आ गया, 3q/2C, है ना, 3q/2, और ये पूरे की जगह हमने लिख दिया C। अब क्वेश्चन में Q हम किसको मान के चल रहे थे, 1.8 को, और कैपेसिटी दी गई थी, वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। ठीक, ये एक मेथड है, है, इतना लंबा मेथड। लेकिन अब इसका एक छोटा मेथड भी मैंने बनाया, वो बहुत आसान है। इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे चाहे तुम कुछ भी चार्ज दे दो, इतना पक्का है कि आउटर सरफेस पे इक्वल ही चार्ज रहना है, आउटर वाले पे, नंबर 1 और नंबर 4 पे। तो उनके वजह से कोई फील्ड वहां क्रिएट करेगा ही नहीं। तो क्रिएट करेगा ही नहीं क्योंकि वो दोनों चार्ज सेम होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देगा दोनों के फील्ड को। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कौन कर पाएगा, इनर सरफेस वाला ही, है ना। तो इसका मतलब है कैपेसिटर के इनर सरफेस का जो प्लेट का चार्ज होता है वही रियल चार्ज होता है। उसी के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो Q = CB। तो हमने जो अभी तक कैपेसिटर डील किया था उसमें तो आउटर पे चार्ज हम लोग देते ही नहीं थे, इनर पे ही होता था +Q और -Q, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहली बार एक ऐसा कैपेसिटर मिला जिसके आउटर प्लेट पे भी चार्ज है। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आउटर प्लेट वाले चार्ज को कोई फायदा है ही नहीं कंसीडर करने का। आप सीधा सीधा जब भी दो प्लेट को अलग अलग चार्ज दिया जाए, ध्यान से सुनना, दो प्लेट को अलग अलग चार्ज दिया जाए तो आप इनर सरफेस के चार्ज को इस फॉर्मूला से निकाल लिया करो, और जो इनर सरफेस पे चार्ज होगा वही रियल कैपेसिटर का चार्ज होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकता है। तो सीधी सी बात है, Q = CV में और V = Q'/C, और ये Q' कौन सी चार्ज होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट एट इनर सरफेस। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है इसके इनर सरफेस पे, तो इनर सरफेस नंबर 2 है, तो नंबर 2 पे कितना चार्ज है आपका, सीधी सी बात है, नंबर 2 पे हमने निकाला 3q/2 और C नीचे डिवाइड है, तो V बराबर देखो एक लाइन में यहां से बन गया। तो आगे से ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये मेथड, लेकिन आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला Q = CV। इसमें Q कौन सा होना चाहिए, ध्यान रहे, कैपेसिटर पे कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वो जो चार्ज यहाँ पे वही चार्ज लिखोगे जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे होगा।
बाहर वाला से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया हुआ है। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ इस मेथड से भी तो यही पहुंचा था, यहाँ भी हम लोग वही पहुंचे। तो आप इसको याद रखना कि दिस इज चार्ज। देखो मैंने स्पष्ट लिख भी दिया है, ठीक है बच्चों। चलो राइट डाउन कर लो इसको। अब दोस्तों जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने सीखा, उसका देखो यूज कितना आसान हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। कितना बढ़िया है ये कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको सिखाया, कि आप घबरा मत जाना कि अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट में से किसी दोनों पे अलग अलग चार्ज दे और तब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे कि देखो इसमें और भी ऐसे एग्जाम्पल्स अभी अपने सामने आए हैं। जैसे ये एक 31 क्वेश्चन है जिसमें एक प्लेट पे आपको चार्ज जो दिया गया है आपका यहाँ पे, वो दिया गया है 20 माइक्रोकूलम। वो जो आपको दिया गया है 20 माइक्रोकूलम, और दूसरे पे जो चार्ज है वो कितना है 0। एक पे 20 माइक्रोकूलम, दूसरे पे है 0। तो पूछ रहा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, या चार्ज भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। तो देखो अपने को 1 2 3 4 प्लेट्स पे चार्ज निकालना है, लेकिन अपने को ये पता है कि जो नंबर 2 पे चार्ज होगा दैट विल बी द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 4 पे तो इक्वल चार्ज होना है, उसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नंबर 2 और नंबर 3 पे इक्वल एंड अपोजिट होगा। नंबर 1 पे कितना होगा पहले निकाल लेते हैं, निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो 20 + 0/2, तो ये कितना आ गया बच्चों 10, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है नंबर 1 पे हो गया 10। अब बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, बस पहला फॉर्मूला भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद कंजर्वेशन और वो फेसिंग सरफेस वाला कॉन्सेप्ट आपको जस्ट याद रखना है। तो आप देखो यहाँ पे कि नंबर 1 पे अगर 10 है और नंबर 1 को टोटल कितना चार्ज दिया गया 20, तो इस पे नंबर 1 पे 10 हो गया, तो बाकी बचा नंबर 2 पे +10 होगा, और नंबर 3 पे ठीक उसका अपोजिट, ठीक अपोजिट मतलब -10, +10 -10। और नंबर 4 पे कितना होगा, तो नंबर 1 इस प्लेट को आपने कोई चार्ज नहीं दिया है, तो अगर नंबर 3 पे -10 है तो ऑटोमेटिकली नंबर 4 पे कंजर्वेशन के लिए +10 हो जाएगा। तो तुम फिर से देख सकते हो कि नंबर 1 और नंबर 4 पे चार्ज क्या है, सेम। ये अपने काम का नहीं है। मेरे लिए जो चार्ज है, जो कैपेसिटर का चार्ज, हम उसी को बोलेंगे जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे है, दैट इज नंबर 2। और वो कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो सीधा लिख देंगे Q = CV और V = Q/C। Q की जगह सिर्फ आप नंबर 2 का चार्ज रखेंगे और आपका आंसर आ गया 1 वोल्ट। क्लियर। चलो 22। तो क्वेश्चन नंबर 32 में भी बच्चों कुछ नहीं है, बस आप देखो, आपको फिर से चार्ज निकाल लेना है। तो नंबर 1 पे कितना चार्ज होगा, Q1 + Q2/2। शायद Q1 की वैल्यू 2 दी गई है, Q2 की वैल्यू 1 दी गई है, तो 2 + 1/2, तो वो हो गया 1.5 माइक्रोकूलम। तो अगर नंबर 1 पे 1.5 माइक्रोकूलम है, सोचो ये टोटल कितना आपका है 2 माइक्रोकूलम, और उसमें से अगर 1.5 नंबर 1 को मिला तो नंबर 2 को कितना मिला 0.5 माइक्रोकूलम। और जो नंबर 2 का चार्ज होगा बच्चे, जो नंबर 2 का चार्ज होगा वही कैपेसिटर के चार्ज के लिए काम का है, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकता है ये दोनों मिलके। बाहर वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो फिर से वही बात हो गई, Q = CV, V = Q/C। और Q के लिए हम लोग, हमारे लिए Q कौन है, मेरे लिए Q 0.5 है, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का जो चार्ज है। बस ये आप मेथड याद रखोगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया 0.5 माइक्रोकूलम, ओके, सॉरी 0.5 माइक्रोकूलम अपॉन 0.1 माइक्रोफराड। तो ये कितना कैलकुलेट होके आ गया 5 वोल्ट्स। ओके चलो, तो ये हो गया 32। 33 नंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने डीपीपी में आपको सॉल्व कर रखा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और 35। हालांकि ये भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो इसमें टोटल 3 प्लेट्स दिए गए, टोटल 3 प्लेट्स दिए गए। बीच वाले प्लेट को, अच्छा ऊपर और नीचे वाले को कोई चार्ज नहीं दिया गया है, बीच वाले को आपने चार्ज दिया Q। तो ऑटोमेटिकली आप याद करो, ऐसा गॉस में हम लोग एक फॉर्मूला बना, गॉस में इसको हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर किसी प्लेट को Q चार्ज दोगे तो सिमेट्री से वो चार्ज हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। एक प्लेट पे अगर Q चार्ज दिए और दोनों सरफेस आइडेंटिकल है तो दोनों तरफ आधा आधा चार्ज चला जाएगा।
तो Q का Q/2 नीचे, Q/2 ऊपर। अब तुम्हें यह भी पता है कि ऊपर कोई प्लेट है तो फेसिंग सरफेस पे ठीक इसका अपोजिट चार्ज आएगा, दैट इज -Q/2। और अगर यहाँ -Q/2 आएगा तो इसको तो नेट चार्ज 0 मिलना है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले को क्या मिलेगा आपको, +Q/2। ठीक नीचे आ जाओ, या अगर ये +Q/2 है तो ये -Q/2, ये +Q/2। अपने को ये पूछा है कि अपर वाले प्लेट के अपर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो वो कितना होगा आपका +Q/2, और +Q/2 का वैल्यू, तो Q की वैल्यू आपकी शायद 1 कूलम दी हुई है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/2, तो 0.5 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। अब इसमें बी एक और भी क्वेश्चन है, बी में भी क्वेश्चन है। बी में कहता है कि इसके बीच अगर ये कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो फिर अभी जो ट्रिक आपने सीखा उसका उपाय लगाओ। देखो इसके आउटर पे कितना है +Q/2, इसके भी आउटर पे कितना है +Q/2, तो इसको तो कंसीडर करने का नहीं है, कंसीडर करना है कैपेसिटर के इनर सरफेस के पॉजिटिव प्लेट का। तो इन दोनों के बीच अगर ये कैपेसिटर है तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है Q/2, तो ऑटोमेटिकली हम लोग, मेरे लिए यही कैपेसिटर का चार्ज हो गया, तो Q डैश इक्वल टू CV, ठीक है। सो V इक्वल्स टू Q डैश बाई C, तो Q डैश मतलब Q/2 ही तो Q डैश का रोल प्ले कर रहा है, तो 0.5 माइक्रोकूलम, और अपॉन जो कैपेसिटी जो बन रहा है इनके बीच, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 50 नैनो फराड है। तो यूनिट में मिस्टेक मत करना, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। तो देखो 0.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस तरीके से दोस्तों ये कितना आ गया आपका 10 वोल्ट्स आ गया। क्लियर? तो चलो, तो ये आपका 10 वोल्ट्स आ गया। समझ गए ना कैसे कॉन्सेप्ट लग रहा है हम लोग का। 35 इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। फर्क क्या कर दिया इसने, बस ये कहा कि ये जो चार्ज बीच वाले को दिए, इससे बीच वाले के बजाय ऊपर दे दिया। दोस्त इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा चार्ज वार्ज में थोड़ा, बस कहीं कहीं पोलैरिटी में फर्क आएगा। अगर ऊपर वाले को आपने Q दिया तो वो भी एक आइसोलेटेड प्लेट है, तो Q दोगे तो सिमेट्रिकली चार्ज बट गया Q/2 ऊपर, और इन लोगों को कोई चार्ज नहीं है, इन लोगों को कोई चार्ज नहीं है, तो आपने इसको चार्ज दिया तो Q/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ के बाद ठीक इसके अपोजिट -Q/2 +Q/2 -Q/2 +Q/2, नीचे वाले को तुमने ऐसे भी चार्ज नहीं दिया है, तो ऐड करोगे तो 0 आएगा, ऐड करोगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अल्टीमेटली जो ये डायग्राम है वही डायग्राम लगभग यही है, बस फर्क है कि यहाँ नीचे प्लस ऊपर माइनस, यहाँ ऊपर प्लस यहाँ नीचे माइनस। तो इसका मतलब है कि अच्छा इनके बीच में अगर पोटेंशियल कैपेसिटर यहाँ 2 बन रहे हैं, एक इसके सरफेस इसके सरफेस, इसके सरफेस इसके सरफेस, तो कैपेसिटी तो सेम है और देखो चार्ज भी सेम है। यहाँ +Q/2 इसके पॉजिटिव प्लेट पे, इसके पॉजिटिव प्लेट पे भी +Q/2, और ऊपर वाले में भी यही हो रहा था। तो जो 10 वोल्ट वहाँ निकाले हो, यहाँ भी सभी का आंसर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट ही हो जाएगा, यानी सेम एज 34। क्लियर है बच्चों? तो चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। तो देखो इसके बाद फिर अब यहाँ से ना इजी क्वेश्चन है और आई थिंक आपसे सॉल्व हो गया होगा। 36 में आपका 2 कैपेसिटर है, 2 पिकोफराड एंड 50 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 6 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड। तो कुछ करना है क्या? इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक कैपेसिटर C1 है, दूसरा C2 है, और यहाँ पे आपको बैटरी लगा दी गई है ना, C1 है और C2 है। तो ये टोटल EMF, ये मान लो इसका पोटेंशियल आपका V दिया हुआ है, V इज गिवन, तो इसमें V1 ये V2, तो आप पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, आपको सारा फॉर्मूला बताया गया है। तो आपको क्या बताया, क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मैंने सब फॉर्मूला ही बता रखा है कॉम्बिनेशन में कि 2 कैपेसिटर के बीच में जो सीरीज में हो तो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आप फॉर्मूला से आप वहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब एक बार पोटेंशियल आ जाएगी तो आप एनर्जी स्टोर भी निकाल लिए होंगे, तो मेरे को इसमें लगता नहीं है कुछ बताने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहता है 2 कैपेसिटर 4 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है भाई, ये भी तो वही हो गया ना। 2 कैपेसिटर है C1 C2, ठीक है, और इसको बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया।
तो पूछ रहा है बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की। तो भाई ऐसा है कि बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की, आपको पता है ना बैटरी का वर्क डन पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको पता है कि आधी एनर्जी तो आपकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो पहले आप क्या निकाल लोगे यहाँ पे, C इक्विवेलेंट, जो कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। फिर यहाँ से चार्ज निकाल लोगे, चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा C इक्विवेलेंट, जो बैटरी को तो एक ही कैपेसिटर नजर आएगा और बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये बैटरी ने चार्ज भेजा, फिर बैटरी ने वर्क कितना किया, तो बैटरी का वर्क डन होता है जितना चार्ज भेजा इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो सीधी सी बात हो गई C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, क्योंकि Q में तो C इक्विवेलेंट इंटू V है ही, एक V से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है, बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया है वो निकालना था, और वो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है, ये सब आपको इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। इसमें है कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफारड है ना, जितने भी कैपेसिटर हैं सबके 10 माइक्रोफारड है। तो ठीक है भाई, ऐसे है आपका, ऐसे है 10 माइक्रोफारड्स हैं सबके। तो C, और इसको कनेक्ट किसके साथ किया गया, तो इसको कनेक्ट किया गया आपका 100 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो अब आपको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन 4 कैपेसिटर। दोस्तों कुछ करना है क्या इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप ऐसे समझो ना, पहले तो आप ये समझ लो कि पूरे की कैपेसिटी कितनी हो गई, पूरे की जो कैपेसिटी हो गई, तो देखो C क्या हो गया 2C, C 2C, ये दोनों पैरेलल में है, और ये C, सीधी सी बात है, ये C, ये 2C और ये C, ये तीनों क्या हो गए सीरीज में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सीरीज में आप क्या करोगे, पहले C और C को सॉल्व कर लो। तो C और C का हो जाएगा C/2, सीरीज में C/n होता है, तो सीरीज में हो गया ये C/n। अब C/2, C का हो गया C/2, तो फाइनली जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 2C इंटू C/2 अपॉन 2C प्लस C/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 2C इंटू C/2 प्लस 2C, तो ये आ जाएगा बच्चे 2C/5, 2 2 4 5, हाँ ठीक, 2C/5। और C की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफारड, यहाँ 10 पुट कर दोगे C की जगह, तो 10 इंटू 2 20 और 20/4, तो 4 माइक्रोफारड आपका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई। तो अब एक काम करते हैं, तो बैटरी कितना चार्ज भेजेगी, तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू EMF, C इक्विवेलेंट कितना आया 4 माइक्रोफारड इंटू EMF कितना दिया हुआ बैटरी का 100 वोल्ट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 माइक्रो कूलम, कितना आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखते जाओ, बैटरी इधर से प्लस 400 माइक्रो कूलम भेजेगी, इधर से माइनस 400 माइक्रो कूलम। अब तुम खुद देख लो, ये 400 गया प्लस 400, अपोजिट प्लेट पे माइनस 400। अब इधर देखो, अब ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट है, तो नेट 0 होना चाहिए, तो यहाँ माइनस 400 है, तो यहाँ होना चाहिए प्लस 200, यहाँ प्लस 200, ताकि सब मिलके हो जाए 0। अपोजिट प्लेट पे माइनस 200 माइक्रो कूलम चार्ज में लिख रहा हूँ, और इधर से जो माइनस 400 गया, यहाँ माइनस 400, यहाँ प्लस 400। अब इन तीनों प्लेट्स का भी देखो जोड़ के क्या हो जाएगा 0। अब आपको हर कैपेसिटर का चार्ज मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज के टर्म में भी मैंने बता रखा है कि किसी कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी होती है, तो Q²/2C। तो इस तरीके से बच्चों हर कैपेसिटर की एनर्जी आपको कैलकुलेट हो जाएगी, इतना सिंपल तरीके से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कैपेसिटर है जिसमें एनर्जी है 4 जूल, कनेक्टेड विथ आइडेंटिकल कैपेसिटर विथ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कैपेसिटर। देखो अब ऐसे क्या है, इसमें थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, तो इसमें अगर आपको कुछ लिखना है तो फटाफट आप लिख लो, कुछ तो हमें लगता नहीं है लिखने की ज़रूरत है, आपसे सॉल्व हो ही गया होगा, आसान क्वेश्चन है ये सारे। तो ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो भाई क्या है यहाँ पे जो मामला है
पहले एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सब चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज कर रखा है उसने, मान लो CV से, और दूसरा अनचार्ज्ड है, ओके। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, लिंक कैपेसिटी इसकी VC है। तो फाइनली दोनों को अगर आपने मिला दिया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज मान लो पहले +Q था, और जब कनेक्ट कर दिया तो +Q/2 यही शेयर हो जाएगा चार्ज दोनों के बीच। कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला से आप तुरंत आराम से इसका कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा पोटेंशियल, तो देखो कितना हो जाएगा पोटेंशियल। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, और देखो पोटेंशियल कैसे आ जाएगा, कितना आराम से पोटेंशियल आ जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल जो V कॉमन होगा, तो C × V + 0/C+C, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका V/2, है ना। तो पोटेंशियल हो जाएगा हाफ। ये पोटेंशियल पहले V था, इसका 0 था। इसका 0 कैसे पता लगा, तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब चार्ज नहीं था वो। चलो, तो अब क्या है कि फाइनली इसका भी पोटेंशियल V/2, इसकी भी पोटेंशियल V/2, ठीक है। तो फाइनली टोटल एनर्जी बताना है। तो पहले इनिशियल एनर्जी देखो, इनिशियल एनर्जी में अकेला ये चार्ज था, तो ½ CV² का वैल्यू वो कितना दे रहा है, 4 जूल, ओके। ½ CV² का वैल्यू कितना दे रहा है, 4 जूल। एंड फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो फाइनल देखो इन दोनों के पास अब एनर्जी होगी, तो ½ CV/2 का स्क्वायर प्लस ½ CV/2 का स्क्वायर। जब ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, ये मैं कर देता हूँ, 2 का 8 वोट 1, हाँ यस, 1/4 CV²। तो देखो पहले ½ CV² का 4 जूल था, तो 1/4 CV² का मतलब हो गया 2 जूल। तो जो फाइनल एनर्जी होगी दोनों मिला के भी कम हो गई। और कारण तुम जानते हो कि चार्ज का अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो वहाँ पे क्या डेवलप किया होगा, हीट, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस में बताए जा चुके हैं। इसका फॉर्मूला याद करो, हर एक चीज़ जो मैंने बताया है वो आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना है। क्वेश्चन नंबर 40 भी दोस्तों वही है, कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफराड है, चार्ज किया गया 12 वोल्ट से, अच्छी बात है। देन कनेक्टेड टू ए अनचार्ज, तो बस बात वही हो गई, यही वाली बात हो गई, एक को चार्ज किया, अनचार्ज के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। और उसकी कैपेसिटी भी कितनी है, तो पहले वाली जिसको चार्ज किया था उसकी 2 है, लेकिन दूसरे वाले की है 4। तो कहता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आराम से कैलकुलेट कर लोगे यार, कॉमन पोटेंशियल निकाल लोगे और उसके बाद दोनों पे चार्ज ही पता कर लोगे। बस फर्क ये है कि यहाँ दोनों की कैपेसिटी सेम है, यहाँ अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछता है एनर्जी कितना हुआ, फिर ये सब हीट कितना डेवलप हुआ, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो चलो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, 40 नंबर तक, ठीक है। फिर आप सॉल्व करते रहिए। देखिए ये सीरीज आपका चलता रहेगा, ये क्लास में काउंट नहीं होगा कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है। क्लासेस अपने हिसाब से चलेंगे और ये यूट्यूब पे लगातार आता रहेगा। तो आप सॉल्व करते रहिए और यूट्यूब पे इसको देखते रहिए। और कल का दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, कल वेडनेसडे है। कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो ऐप पे आएगा। वो कहाँ पे आएगा, ऐप पे। लेकिन ये याद रखना कि ये भी आपका आता रहेगा, इसको भी अब मैं इसको आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कैसे कैसे ये कंप्लीट होगा। तो NCERT क्वेश्चन बैंक ये साथ साथ चलते रहेंगे और उधर अपनी आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, क्योंकि ये तो अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।